नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आखिर माँ के तानों से तंग आकर बेटी ने उठाया ये कदम। भाई ने माता पिता को सिखाया ऐसा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मैं बरसों बाद कोमल के घर गई। उसकी भाभी आशा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर उलटने पलटने लगी। वह कोमल के भाई कपिल विश्वास की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे देखकर पढ़े बगैर रह नहीं सकी। वह कुछ यूं था। मेरी प्यारी बहन कोमल, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए पूरे 28 बरस हो गए। अगर तू अब होती तो देख पाती कि देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के बरसों बाद जब दृष्टि जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा। मैंने उसे नहीं, जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन अपराजेय अवसाद को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने IIT BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। कॉलेज में भी टॉप करने के बाद उसे DRDO द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। वही उसे अपेक्षाकृत कठिन कोर्स गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए चुना गया। उसके यानी तेरे सातों आसमान तब उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गए जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे कोमल, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक की देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित नहीं होने जा रहा। कोमल, पता है तेरी इस काली स्याही भतीजी दृष्टि के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य की फीके पड़ गई। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकराकर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मती कोमल, तब जबकि मैं इतना बड़ा था। तब तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती। मेरी प्यारी बहन, बाबूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती है। विवाह तो हम सबके भी हुए। चल, मैं तो उनके पास रह गया, पर बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उनके पास उतना भी नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपनी ससुराल से उनके पास। बाबूजी की पुरानी सोच पर तू उन्हें क्षमा कर देना कोमल। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। तुझे आशा बांधने और समाज को राह दिखाने के लिए ही तो मैंने इतनी अधिक सांवली आशा से विवाह किया था। कितना नाराज हुए थे माँ बाबूजी दोनों आशा से विवाह के नाम पर। उन्होंने तो उसे आज तक भी मन से स्वीकारा नहीं। तू तो अच्छी तरह जानती थी। फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? जब से तू गई है तब से मेरे मन में तो सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती हैं कोमल, जैसे उन सब की कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी दृष्टि को काले गोरे के पचड़े से निकालकर आत्मविश्वास का अनंत आकाश उसकी मुट्ठी में भरकर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है। अब तो तू खुश है ना कोमल? दिनांक 3 मई 1998। कपिल विश्वास। कोमल के भाई का उसके नाम पर यह पत्र पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे कोमल फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी एक एक बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके जीवन से जुड़ी हरी घटना जैसे पुनर्जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मैं बचपन में कोमल की सहपाठी मित्र रही थी और उसकी पड़ोसन भी। वह अल्लड़ बुद्धि के साथ उसे संबल देने का प्रयास तो बहुत किया था मैंने भी, पर मेरा विवाह बहुत जल्दी हो गया और कोमल अकेली रह गई थी। फोन नहीं थे उस समय हमारे घरों में। पत्रों से कितना ढांढस बांधता भला। अपने विवाह से पूर्व उसकी लगभग
हर व्यथा मैंने अपने कानों से सुनी थी। सिर्फ सुनी ही नहीं, काफी कुछ अपनी आंखों देखी भी थी। मैंने उसकी व्यथा, जिसे उसने बहुत ही बेरहमी से खत्म किया था, मैं उसकी व्यथा, कथा और उसकी खुद से बेरहमी को कभी एक दिन भी तो भुलाकर जी नहीं सकी। पर मैं आज आपको उसकी व्यथा सुनाकर उससे जुड़ा अपना दुख शायद थोड़ा कम कर पाऊं। 3 भाई थे कोमल के, 2 विदेश चले गए थे। सबसे छोटा कपिल इंजीनियरिंग करके अपने ही शहर में नौकरी कर रहा था। सबसे छोटी और इकलौती बहन थी कोमल। काली स्याही को मल, सचमुच बहुत ही काला रंग था उसका। मैला मैला सा, छोटी छोटी गोल गोल आंखें, सलेटी रंग के होठ और सिर पर उलझे उलझे काले घुंघराले बालों का बेतरतीब घना छत्ता। पिता जैसा पक्का रंग, माँ जैसे होच पोच, नैन नक्श और ठिगनी रास। पढ़ाई के नाम पर भी उसके पिता उसे आर्ट्स में ग्रेजुएट ही करा पाए थे, वो भी प्राइवेट, जिसके इस गला काट प्रतियोगिता वाले समय में मायने ही क्या हैं। फलस्वरूप उसका मन रसोई में रम गया था। पाक कला की शौकीन और प्रवीण कोमल खूब बनाती, खूब खिलाती और खूब खाती भी। इस स्वादीले शौक के चलते कब उसका शरीर उसकी उम्र से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसमें किसी लड़के वालों को पसंद करने योग्य कोई विशेष तो क्या साधारण बात भी दिखाई नहीं दी, तो क्या कोई भी गुण दिया ही नहीं था प्रकृति ने उसे। नहीं, ऐसी बात नहीं, उसे तो गुणों की खान भी कहा जा सकता था। उसकी निर्दोष खिलखिलाहटें, उसकी दुर्लभ निश्चलता, धुले पारदर्शी कांच सा साफ मन और अपने पराये हर के लिए उसकी छोटी छोटी आंखों से झांकता स्नेह का विशाल सागर, क्या ये तो वो विशेषताएं नहीं हैं जिन्हें उसके गुणों में सम्मिलित किया जा सकता। परंतु बाजारवाद के इस अंधे युग में अक्सर खूबसूरत कवर में घटिया चीजें खरीद लाने वाले लोग आंतरिक सौंदर्य के याचक होते ही कहाँ हैं। कोमल भी दूसरी सभी लड़कियों की तरह अपने अंश में छिपाकर अपने सपनों के राजकुमार की रचना बड़ी तरतीब से करती। उसमें कौन सी विशेषताएं और कौन से अवगुण न हों, सावधानी से तय करती। सपनों का राजकुमार आता तो जरूर, पर उसकी झलक मात्र पाकर उल्टे पांव भाग खड़ा होने को आतुर रहता। फलतः कोमल को अपने ही द्वारा सावधानी से घड़ी सपनों के राजकुमार की उस मूरत को मजबूर होकर रेत के घरौंदे सा मिटा देना पड़ता। खुशी खुशी फिर से सपनों के नए राजकुमार का सृजन कर्म तेजी से चलता। ठीक वैसे ही जैसे विश्वकर्मा पल भर में कोई पूर्णतः व्यवस्थित नगर बसा दे। आरंभिक अस्वीकार तो उस जिंदा दिल लड़की की आशा को पराजित नहीं कर सके, परंतु निरंतर अस्वीकारों की दलदली जमीन में उसकी आशाएं धीरे धीरे धंसती चली गईं। वह उससे निकलने को जितना छटपटाती, अस्वीकारों की दलदल उसे उतनी ही नीचे खींचती जाती। प्रतिक्रिया स्वरूप निराशा और हताशा अपना आकार बढ़ाती ही चली गई। उस अनभिज्ञ भोली लड़की को अपने काली कुरूप होने की इस कदर दुष्परिणाम का तो अभी तक गुमान भी नहीं था। वह इस तरह हतप्रभा रह गई और मलाल करती कि काश माँ का रंग और पिता के नैन नक्श भी उसे मिल गए होते तो वह इतनी काली कुरूप तो न ही हुई होती। वह रह रहकर अधीर हो उठती, स्वयं से ही अनेक निर्मम प्रश्न करती, क्यों आखिर क्यों नहीं पहचानता कोई मन की इच्छाओं का अप्रतिम रूप। देह पर चढ़ी झीनी काली परत क्यों हावी हो जाती है इंसान की इन भारी भरकम अच्छाइयों पर। कोमल ने एक बार माँ को अपनी एक सहेली का वजन कम करने के लिए जिम जाना बताया, दूसरी का ब्यूटी पार्लर जाना, इस आशा के साथ कि माँ प्यार से कहेगी, कोमल बेटा तू भी चली जाया कर जिम और ब्यूटी पार्लर अपना रंग रूप निखारने। पर उसकी आशा के विपरीत लड़के वालों के घर से कल ही हुई नए से झुंझलाई हुई निपट गवारी माँ उस पर चिल्लाकर पड़ी, दुनिया की होड़ करो बस, खुद की शकल सूरत तो देखो मत, उन्हें देख और खुद को देख। यूं भी उनके बाप को रिश्वत की कमाई बोरे भर भर लाते हैं,
तेरे बाप से कमाई गई ऊपर की कहानी कौड़ी भी तो तुझे ब्यूटी पार्लर भेजूं। इतना शौक चढ़ा है गोरी होने का तो खड़िया रगड़ ले। कसरत करने जिम जाएंगी महारानी। घर का काम करो, कौन सी कसरत बड़ी है इससे। सारा दिन बकरी की तरह चढ़ चढ़ कर बोरे सी फूल गई है। कौन जाने मेरे किन पापों का कर्मों का फल दिया ऊपर वाले ने। 3 सजीले बेटों के इतने दिनों बाद तुझ जैसी काली कलूटी बेटी मेरी गोद में डालकर। माँ के इस अप्रत्याशित व्यवहार पर वो किसी महापाप कर लिए जैसे निपराध से अपराध बोझ से भर उठी थी। दृष्टि पांव के पास जमीन पर चिपक कर रह गई थी। कहीं और पांव वहीं जमीन से गड़े रह गए थे। देर तक दरअसल कोई माँ इस कदर कठोर नहीं हो सकती। सच है कोमल की माँ भी तो कहाँ थी इसका कठोर, परंतु मध्यम वर्गीय परिवारों में पैसे की किल्लत बनी रहती और कोई माने या ना माने पैसा प्यार और स्नेह को प्रभावित करता है जरूर। कोमल की माँ भी उसे हर माँ की तरह प्यार करती थी, परंतु उसके विवाह के दानव ने उस प्यार में दाग लगा दिया था। बार बार कोमल को अस्वीकृत किया जाता रहा। कोई एकाध अगर कोमल की सकल सूरत पर समझौता करने को भी तैयार होता तो वह दहेज इतना मांग लेता कि उनका यह मध्यम वर्गीय परिवार जुटा ही नहीं पाता। पिता ने तो इतना कभी कमाया ही नहीं था। बेटों की कमाई भी अभी शुरुआती दौर में ही थी। अतः कोमल के साथ साथ उसके माँ बाबूजी का संतुलन भी बिगड़ने ही लगा था। पिता तो फिर भी कुछ दूरी पर ही रहे, पर माँ का हर समय का चिड़चिड़ाहटों से भरा सानिध्य कोमल को मार गया। सारे समाज के तिरस्कार के साथ अपनी ही माँ के द्वारा तिरस्कृत होकर छलनी छलनी हुई वो बेबस लड़की ईश्वर से पूछती, हे ईश्वर, संसार को तो छोड़ो, तुम ही ने कौन सा रहम कर दिया मेरे ऊपर। मेरी जो माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति थी, उस तक के मन में मेरे लिए अथाह घृणा भरती तो दूसरे किसी से क्या आशा रखूं। कपिल भैया न होते तो मैं कब की मर चुकी होती। कभी वह ईश्वर से पूछती, तुमने ये क्या किया प्रभु। सिर्फ आंखों को काली बनाने वाली गाढ़ी काली स्याही मेरी सकल काया पर ही उड़ेल दी। कभी वो माँ से छिपकर चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी तो कभी बेसन का लेप लगाती। कभी चुपके से अपनी भाभी का गोरेपन की क्रीम लगा लेती। पत्रिकाओं में रंग निखारने के नुस्खे पढ़ती, पर अपनी मौलिकता पर दृढ़ प्रतिज्ञ चेहरे का रंग कोमल 20 का अंतर भी तो न दिखता। कोमल ने काया को छरेरी करने के कठिन क्रम में घर के काम काज का अधिक से अधिक भार खुद पर ले लिया था। खाना भी ना के बराबर खाती। खाने की शौकीन वो मासूम लड़की भरपूर भूखी रहकर अवसाद की चपेट में आने लगी। रोज रोज लड़का खोजने जाते रहने के व्यय और थकान से आजिज आ गए मध्यम वर्गीय पिता को भी परेशानी का कारण मानने लगे और उसके प्रति उनकी दृष्टि की भी कठोर होती गई, जिसने उसे भीतर तक आहत कर डाला। रही सही कसर भाई कपिल की नौकरी में व्यवस्था ने पूरी कर दी। वह रात पड़े ही घर में घुस पाता। घर आकर भी कंप्यूटर पर काम करना होता। बचा हुआ थोड़ा बहुत समय पत्नी आशा को भी देना ही होता। ऑफिस में वह कोमल के विवाह की तमाम जुगत बढ़ा रहा था, कोमल को बताए बगैर, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। परिवार और समाज द्वारा कुछ अनजाने ही और कुछ जान पूछकर की गई अपेक्षाओं के मध्य वो निश्चल निर्मल मन भोली लड़की भ्रमित होकर रह गई। ऊपर से दिल दहला देने वाली हर अस्वीकृति के बाद अपनी ही माँ के ताने उल्हाने और अपने ही पिता की कठोर होती दृष्टि सहती वह 31 बरस की आयु में हताश हो उन्हीं भयानक अस्वीकारों, तिरस्कारों, अपेक्षाओं और ताने उल्हानों को उसने अपने ही दुपट्टे के साथ मजबूती से बटा और उसका एक सिरा अपनी गर्दन में और दूसरे पंखे की छड़ से बांधकर अपनी काली मोटी काया लेकर मौत का झूला झूल गई। वो भोली घरेलू लड़की दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अपनी भावुकता पर नकेल कसना सीख ही कहाँ पाई थी।
आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।